तो इंजीनियर्स हम लोग अभी आज देखेंगे कि जितना भी हमने पढ़ा है शुरू से लेकर के आज तक, कितना दिन हो गया हम लोग को यहाँ पे? 5 दिन हो गया है। तो 5वें दिन में हम लोग देखो स्टार्ट कहाँ से किए थे? सैंड फिलिंग। मतलब उससे पहले हमने तो लेआउट वगैरह सब परफॉर्म किया था, मेजरमेंट देखा था, साइट क्लीनिंग किया, लेआउट कराए। लेआउट कराने के बाद में फिर बिल्डिंग्स के हम लोग पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 बाय 1 कौन कौन से स्टेप हम लोग फॉलो किए हैं। कंफर्म कर रहा था रिकॉर्ड हो रहा है कि ठीक है। तो चलो देखो, अब इसको 1 बाय 1 अपन मतलब फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ताकि एक बार दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ध्यान रखना कि जितना बार हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1, ये पूरा जो आपको ड्राइंग दिखाई दे रहा है ना, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हर एक स्टेप आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कराया था एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन के लिए क्राइटेरिया क्या था? मतलब सिंपल सा क्राइटेरिया था कि भाई अगर हम 1.5 मीटर तक एक्सकेवेशन कराते हैं तो कितना कितना बढ़ाएंगे दोनों साइड में? 350 ठीक है, 300 mm हम इंक्रीज करते हैं। 350 करेंगे तो 50 mm का हमको पैसा नहीं मिलता है उसमें, ठीक है। तो 300 mm हम इंक्रीज कर दिए बोथ साइड में, तो चारों साइड इंक्रीज होगा क्या वहाँ पे? ठीक है। और अगर 1.5 मीटर से ऊपर का हुआ तो एक्सकेवेशन का क्राइटेरिया, ठीक है, 750 mm हम लोग बढ़ाते हैं। क्राइटेरिया एक बार रिवाइज हो गया सबको? ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है? सैंड फिलिंग। एक्सकेवेशन हो गया, सैंड फिलिंग कर रहे हैं। सैंड फिलिंग क्यों करते हैं हम लोग? कुशन का काम चलो ठीक। मतलब क्या होता है कि कुशन प्रोवाइड करता है ना, एक तो हमारे बिल्डिंग को कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ एक यही रीज़न है कि सैंड फिलिंग करने का? इसके अलावा क्या रीज़न होता है? बिल्कुल। अब कुशन प्रोवाइड कर रहा है तो अर्थक्वेक से तो रजिस्ट करेगा ही। दूसरा एक मेन चीज़ क्या है? एंटी टर्माइट होता है, ठीक है, कि हमको अलग से एंटी टर्माइट के लिए कुछ चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता अगर हम सैंड फिलिंग यहाँ पे कर देते हैं। तो सैंड फिलिंग का फंडा समझ में आ गया। क्राइटेरिया कितना है? थिकनेस इसका कितना कितना होना चाहिए? 100 mm से 150 mm, मतलब 4 इंच से 6 इंच। मतलब यूनिट कन्वर्जन दिमाग में बैठ गया है क्या? 25 mm 1 इंच के बराबर। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं माइंड में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? पीसीसी किया है। पीसीसी का फुल फॉर्म, ठीक है, सिंपल है। कौन सा ग्रेड का पीसीसी यूज़ करते हैं हम लोग फुटिंग में? M10 भी करते हैं, M15 भी होता है। वैसे IS कोड कहता है कि M15 हमको करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे साइट में देखने को मिलता है कि M10 भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है? M10 ग्रेड का यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फुटिंग वाले पार्ट में आ गए। तो फुटिंग वाले पार्ट में आपको 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर और दूसरा ट्रेपेजोइडल। रेक्टेंगुलर का कैलकुलेशन ईजी था, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और उसके बाद ट्रेपेजोइडल पार्ट के कैलकुलेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया? फॉर्मूला यूज़ किया। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आपका क्या था? D/3 मल्टीप्लाई बाई A1 A2 और प्लस अंडर रूट ऑफ A1 A2। यही था सिंपल फार्मूला। इसमें A1 कौन सा एरिया हम लोग कहते हैं यहाँ पे? बॉटम वाला पोर्शन। मतलब ट्रेपेजोइडल वाला जो पार्ट है उसका बॉटम पोर्शन A1 होता है। उसके ऊपर में जो आपका कॉलम का जो पार्ट आ रहा है वो पूरा A2 होता है, ठीक है। तो A1 A2 क्लियर हो गया। उसके बाद में पेडेस्ट्रल कॉलम की हाइट कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि कितनी होगी? D1 D2 साइड फिलिंग और पीसीसी माइनस करते। बिल्कुल। मतलब मेन चीज़ क्या है कि हमको एक्सकेवेशन की हाइट पता है। अब इस एक्सकेवेशन की हाइट में हमने जितना चीज़ फिल कर लिया है वो हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे सैंड फिलिंग, फिर उसके बाद पीसीसी, फिर उसके बाद में फुटिंग का पार्ट माइनस कर दिए, तो उसके हिसाब से हमारे पेडेस्ट्रल कॉलम की हाइट हमको मिल जाती है। तो पेडेस्ट्रल कॉलम की हाइट हम लोग ऐसे क्यों नहीं रखे कि 1 मीटर का दे देना, 2 मीटर का दे देना? बिल्कुल, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो पेडेस्ट्रल कॉलम है ये हमको ग्राउंड लेवल तक पूरा इक्वल कर लेना है, लेवल इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कल हम लोग जब जाएंगे ना साइट में और वहाँ पे देखेंगे कि लेवल पाइप से हम लोग लेवल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कौन से लेवल में एग्जैक्टली है। और वहीं से भी हम लोग ये भी जानेंगे कि भाई लेआउट कराने में कहीं कहीं पे हमारा लेवल पाइप कैसे इफेक्टिव होता है।
ठीक है, लेआउट में भी इफेक्टिव होता है आपका लेवल पाइप। ओके, देन उसके बाद हम लोग अभी कहाँ तक आ गए हैं, नेचुरल ग्राउंड लेवल तक। यहाँ तक सब लोग निकाल सकते हैं इजीली, सबने कैलकुलेट किया भी है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वन लाइन ब्रिक वर्क। वन लाइन ब्रिक वर्क देने के पीछे रीज़न क्या था, ठीक। तो पहला तो ये हो गया कि भाई जो हम लोग ग्राउंड बीम डाल रहे हैं उसका मॉइस्चर कंटेंट नीचे ग्राउंड में ना जाए। दूसरा इसका रीज़न क्या था, हमको एक हार्ड स्ट्रेटा भी चाहिए था क्या ग्राउंड बीम को रखने के लिए, ठीक है, तो हमने एक हार्ड स्ट्रेटा भी दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, जैसे फिर ग्राउंड बीम हमने दिया, ग्राउंड बीम का डेप्थ कितना था आपके ड्राइंग में, 300 mm। तो ग्राउंड बीम का डेप्थ वेरी कर सकता है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से, बिल्कुल, लेकिन हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे, जो आपको ग्राउंड मतलब बिल्कुल जो आपको ड्राइंग में दिया रहेगा, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर ने जो डिज़ाइन किया रहेगा वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, थिकनेस। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ग्राउंड बीम के बाद में ब्रिक वर्क किए हैं और उसके बाद में फिर डीपीसी किए हैं, ठीक है। तो ब्रिक वर्क किया, फिर उसके बाद में डीपीसी किया। इसके पीछे रीज़न क्या था ब्रिक वर्क और डीपीसी करने का, कंटेंट ग्राउंड लेवल से डीपीसी के ऊपर और जाता है। देखो मेन डीपीसी, वो तो डीपीसी का रीज़न है। मेन यहाँ पे फंडा क्या है, मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि आप हम लोग भाई ब्रिक वर्क क्यों दे रहे हैं। तो ब्रिक वर्क देने के पीछे रीज़न क्या होता है कि देखो मैं तो डायरेक्टली यहीं पे प्लिंथ बीम बना देता ना, मुझे इतना ब्रिक वर्क देने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो सिंपल होता है कि यहाँ पे बाहर में जैसे मेरा रोड है, तो मेरा रोड का लेवल कितना है, वहाँ से जब बरसात आती है पानी बहता है तो कौन से लेवल तक जाता है, तो उसके ऊपर मुझे फ्लोर रखना पड़ेगा ना, ताकि घर अंदर पानी ना आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई मुझे प्लिंथ लेवल की हाइट बढ़ानी है, तो उस लेवल के हाइट तक हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में फिर क्या है, डीपीसी हम लोग दे रहे हैं। तो जो डीपीसी हम लोगों ने यहाँ पे दिया है उसमें क्या है, डीपीसी क्यों दिया हमने, मॉइस्चर कंटेंट, जैसा आपने अभी बता रहे थे कि भाई यहाँ पे जो हमारा सॉइल होगा अंदर में जो हम लोग प्लिंथ फिलिंग करेंगे, तो सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बिल्कुल कैपिलरी एक्शन के थ्रू अंदर ना आए, तो इसलिए हमने क्या दे दिया, डीपीसी दे दिया, ठीक है। तो ये पूरा प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हो गया क्या। जब हम इसको काउंट करें तो हमारे ड्राइंग के हिसाब से कितना हाइट मिल रहा है हमको, 0.9 मीटर की हाइट हमको मिल रही है। और आपको पता होगा कि प्लिंथ लेवल के नीचे के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चरल पार्ट, ठीक है। तो जब कभी भी आपको सब स्ट्रक्चरल पार्ट सुनाई देगा तो समझ में आ जाएगा क्या कि कौन सा लेवल के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी तक प्लिंथ लेवल तक पहुंच गए, डीपीसी वगैरह हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ पे फिर से हम लोग वन लाइन ब्रिक वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखो नेक्स्ट क्या देना है, डीपीसी देना है। तो एक चीज़ मन में डाउट ये भी आता है ना कि भाई डीपीसी मैंने नीचे भी दिया है ऊपर भी दे रहा हूँ, तो ऊपर देने का मेन रीज़न क्या था, फ्लोर लेवल के ऊपर डीपीसी देने का, बिल्कुल, मतलब भाई जब भी हम लोग फ्लोर है हमारा, फ्लोर में कभी भी आप पोछा वगैरह लगाओगे पानी आएगा तो वहाँ से भी आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है ऊपर जा सकता है ना, है कि नहीं। तो उस चीज़ को हम लोग को पेनिट्रेट करना है, रोकना है। तो उसके लिए हम प्रिवेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रिक वर्क प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमको एक हार्ड स्ट्रेटा फिर से चाहिए रहेगा, एक हाइट भी चाहिए रहेगी, और उसके बाद में फिर हम लोग डीपीसी देते हैं। तो डीपीसी हमने जब यहाँ पे दिया तो फ्लोर में जो भी पानी होगा उसका मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे आगे ब्रिक वर्क में नहीं जाएगा, आपके वॉल में कोई भी सीपेज आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमने डीपीसी दे दिया, फिर उसके बाद में ब्रिक वर्क दे रहे हैं। कहाँ तक देते हैं, सील बैंड बॉटम तक। तो एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोग सील बैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। सील बैंड देने के पीछे रीज़न क्या था, विंडो का क्रैक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बिल्कुल, मतलब मेन चीज़ क्या है, देखो ये विंडो है, अब इस विंडो से जो भी लोड आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली पॉइंट लोड डालेगा किस पे, ब्रिक वर्क पे। अब ये जो भी हमारा पॉइंट लोड आ रहा है हमको उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा क्या, पूरे जितना भी ब्रिक वर्क हुआ है उसमें। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सील बैंड देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कहीं पे सील बैंड दिया जाता है, कई लोग सील बैंड नहीं देते हैं। तो जो नहीं दे रहे हैं वो एक्चुअली वो मिस्टेक कर रहे हैं। आप देखोगे अगर यहाँ पे सील बैंड नहीं देंगे तो ऐसा क्रैक आता है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से क्रैक देखने को मिलता है। वो क्रैक इसी वजह से आता है कि डायरेक्टली उस वहाँ पे पॉइंट लोड लग गया, और पॉइंट लोड लगने की वजह से वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। और जहाँ विंडो और डोर है वही सील बैंड देने
देखो मेन चीज़ ये रहता है कि भाई जहाँ जहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे पॉइंट लोड आ रहा है, मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जहाँ भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं सील बैंड प्रोवाइड करूँगा। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि हम लोग जब भी ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक वर्क की हाइट जो है हम लोग 1200 mm से ज़्यादा नहीं करते। वहाँ पे फिर से हमको एक बेस देना होता है ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उस सिचुएशन में हम लोग फिर से सारे वॉल में दे सकते हैं अगर हमारे यहाँ वॉल की हाइट ज़्यादा मिल रही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सील बैंड देने का मेन रीज़न क्या था, पॉइंट लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना था पूरे इस ब्रिक वर्क में। ठीक है, तो हमने सील बैंड दे दिया। सील बैंड में हम लोग बार्स प्रोवाइड करते हैं क्या? कितना बार प्रोवाइड करते हैं? 8 mm के 2 बार्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना यहाँ पर बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तो आप लोग कंक्रीट कैलकुलेशन करोगे तो पूरा फुल करना है। उसके बाद बार की हम लोग बात कब करेंगे? बार बेंडिंग शेड्यूल में। नहीं, सील बैंड का जो बार रहता है वो कॉलम से कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पॉइंट लोड आ रहा है सिर्फ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं पूरे इस ब्रिक वर्क पे। ठीक है, अगर मुझे क्या रहता कि भाई यहाँ पे जो भी लोड आएगा उसको मुझे कॉलम में देना होता, फुटिंग में देना होता, तो उसके लिए मैं क्या करता, कनेक्ट करता। लेकिन लोड इतना ज़्यादा नहीं होता है कि मुझे फुटिंग में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको कनेक्ट नहीं करते हैं। ओके, बिल्कुल लिंटल बीम का होगा, क्योंकि देखो वहाँ पे फिर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडो फिक्स किया गया है। विंडो फिक्स करने के दोनों आइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्रिक वर्क हुआ है। अब ब्रिक वर्क हम लोग कहाँ तक करते हैं? जहाँ तक आपको लिंटल लेवल मिल जाए। ठीक है, अब ये वाली जो आपकी हाइट होती है ये जनरली कितना देते हैं हम लोग? 7 फीट, दैट इज़ 2.1 मीटर। मतलब कि प्लिंथ लेवल से लेकर के आपके लिंटल लेवल के बॉटम तक का जो पोर्शन है वो कितना रहेगा? 7 फीट, दैट इज़ 2.1 मीटर। तो 2.1 मीटर तक यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन तक ब्रिक वर्क करेंगे। ये आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको ये 2.1 पता है। ये हम लोग माइनस कर देंगे वन लाइन ब्रिक वर्क, डीपीसी माइनस कर देंगे, ब्रिक वर्क माइनस कर देंगे और सील बैंड माइनस करेंगे, तो हमको ये वाली हाइट मिल जाएगी। हाँ, सील बैंड दे रहे हैं उसके अंदर तो 2 स्टील रॉड तो डली हुई है। हाँ, और अगर अपन उसको मान लो कॉलम में नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ अपना बजट में ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि अपन को लोड उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। हाँ, अपना पर्पस ये है कि अपना लोड जो है वो ब्रिक वर्क में खाली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब उसी में ही वो हो। और अगर मान लो अगर अपन वहाँ तक कॉलम में कनेक्ट अगर करना चाहे, ब्रिक वर्क रहेगा सर, वो तो वैसे ही दोनों कॉलम के बीच में रहेगा, कनेक्टिंग नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं कि बीच में गैप आएगी या कुछ आएगा, वो ऑलमोस्ट दोनों कॉलम तक तो पहुंच ही जाएगी ना स्टील। देखो आप जो बोल रहे हो एक हद तक सही है, लेकिन आपको ये ड्राइंग से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे क्या है ना, मेरा एक कॉलम यहाँ पे आ रहा है, सेकेंड मेरा जो कॉलम है वो कहाँ पे है? इस साइड है। अगर मैं यहाँ पे सील बैंड देता हूँ तो मैं यहाँ पे डोर को फिर पार करके कैसे पहुँचूंगा? ठीक है, एक एक्सेप्शन के से डोर है। जस्ट लाइक मान लो अगर अपनी एक नॉर्मल वॉल होती ना, उसमें डोर होता ना, विंडो होता। हाँ, पर 1.2 मीटर की हाइट के बाद तो अपने को फिर सील बैंड तो देना ही पड़ता। बिल्कुल देना पड़ता है। वो बहुत तो नहीं देते, वो एक अलग चीज़ है, पर देना चाहिए। और अगर अपन दे रहे हैं तो फिर तो दोनों कॉलम तक तो पहुँच ही जाएगा डेफिनेटली। तो वहाँ पे जब भी हमारा कॉलम तक पहुँचता है तो हम वहाँ पे कॉलम में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप कास्टिंग कराएंगे तो कास्टिंग के टाइम पे आप पहले बार कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में फिर कास्टिंग होगी। ओके, ऐसा नहीं कि हमने पहले कॉलम कास्ट कर दिया और उसके बाद में फिर वहाँ पे होल करके उसको फिर कास्ट कर वो कर रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन हमारा क्या होता है कि कास्टिंग का जो स्टेप्स है वो जस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम लोग यहाँ पे जो कास्टिंग करने वाले थे वो लिंटल तक जाने वाला था, तो अब कास्टिंग कैसे होगी? पहले सील बैंड तक होगी जिस कॉलम में कनेक्ट होना है, और उसके बाद कॉलम में कनेक्ट होने के बाद में फिर आगे वो लिंटल तक जा करके वहाँ पे जॉइंट होगा, फिर उसके बाद कास्टिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें सिंपल है कि भाई मेरा जो लोड आ रहा है तो डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट विद द कॉलम। लेकिन जहाँ पे अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कॉलम के साथ कनेक्ट करें तो वहाँ पे हमारा कॉलम के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमने एक साइड में कॉलम के साथ कनेक्ट कर दिया और एक साइड से हमने कैंटिलीवर दे दिया। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ब्रिक वर्क के ऊपर दे सकते हैं, इतना ज़्यादा लोड नहीं होता है। और जहाँ पे दोनों साइड में कॉलम आ रही हैं वहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जैसे देखेंगे तो यहाँ पे लिंटल बीम तक हमने ब्रिक वर्क कर लिया है। अब उसके बाद जो लिंटल बीम की हाइट है
आपके जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग 200 mm का हाइट उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमने कास्टिंग कर लिया अभी तक, है ना, कॉलम की। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बीम आ रहा है उसका जो भी बार होगा उसको कॉलम के साथ में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉलम के साथ में कनेक्ट होगा, देन उसके बाद में फिर से अगेन कास्टिंग यहाँ पे होता है। ओके, देन अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको फिर से ब्रिक वर्क दिया गया है, लिंटल बीम और आपका जो स्लैब बीम, जो स्लैब का जो फ्लोर होता है ना वहाँ पे स्लैब बीम, तो स्लैब बीम बॉटम तक और ये लिंटल बीम के ऊपर फिर से एक हमने ब्रिक वर्क प्रोवाइड किया है। ठीक है, ब्रिक वर्क का सिंपल सा फंडा आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम लोग फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो ब्रिक वर्क का काम हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पर्दे की तरह ही होता है। वो पूरा लोड कभी भी ये वियर नहीं करता, सिर्फ अपना खुद का लोड लेता है। ठीक है, तो ऐसा जब कभी भी आएगा कि लोड कैलकुलेशन में ब्रिक्स का वहाँ पे अगर किसी ने शो किया तो सिंपल सा आप बोल सकते हो कि फ्रेम स्ट्रक्चर में कि ब्रिक वर्क का डिज़ाइन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा लोड आपका जो कॉलम और बीम है वो वियर कर रहा होता है, ब्रिक वर्क सिर्फ अपना डेड लोड ही वियर करता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको सबको क्लियर है कि कौन से लेवल में हम लोग कैसा यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। शटरिंग का पार्ट भी आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे जैसे अगर मुझे शटरिंग करना है लिंटल बीम में तो इसमें शटरिंग कैसे होगी, ओनली फ्रॉम द 2 साइड्स। ठीक है, बॉटम में शटरिंग होगा क्या, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे ब्रिक वर्क कर दिया तो बॉटम में शटरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको कभी भी ऐसा हो कि यहाँ पे हमने एक सिल बैंड दिया जो कॉलम से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से फिर हम प्रॉप्स लगा करके उसको कर रहे हैं तो उसमें उस टाइम पे फिर ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बढ़ाने का तरीका हो गया और कुछ चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जितना कम कॉस्ट में यहाँ पे हम लोग अगर घर बना सके तो हमको वो देखना है कि हम कॉस्ट और कहाँ कहाँ पे कम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका क्लाइंट होगा पहली बात तो वो चाहेगा कि यार मेरा घर कम से कम कॉस्ट में अच्छा से अच्छा बन जाए, तो हम लोग हर एक पॉसिबिलिटी देखेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम उसके लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करें। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तरीके में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारा कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, अब जैसे कि हम लोग चीज़ों को आसान कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ की मदद से। जैसे आप लोग यहाँ पे समझ रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कि यहाँ पे पूरा 3D है, बिल्डिंग है, 3D बिल्डिंग से हम लोग हर एक चीज़ समझ रहे हैं। अब जितना चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं उसी को जाएंगे साइट में और एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोग जब चीज़ों को मॉडल्स के थ्रू समझ जाते हैं, पूरा देख लिए, एक बार विजुलाइज कर लिए, उसके बाद साइट में जा कर के जब एक्चुअल में देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से विजुलाइज हो जाएगी, है कि नहीं। अब अगर उसी को सोचो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड में पढ़ रहे होते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझाता और जा करके साइट में दिखाता, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। ठीक है, वहाँ पे हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ता। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी चीज़ें आसान हो गई। सेम ऐसे ही एग्जीक्यूशन भी हमारा जो है ना टेक्नोलॉजी की मदद से आसान होता है। ठीक है, जैसे कि रामावतार जी का ना डाउट था कि वहाँ पे सर एक जगह पे जो ब्रिक वर्क हो रहा है, कुछ पोर्शन में 200 mm वॉल दिया है हमने, कुछ पोर्शन में 100 mm वॉल दिया है। तो एस्टिमेशन के दौरान अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग है तो मेरे को उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर मेरे पास उसका DWG फाइल हो, ड्राइंग फाइल हो जो हमारा AutoCAD में वर्क कर रहे हैं, तो मैं सिंपल से तुरंत देख लूँगा क्या कि मेरा कितना एरिया में 200 mm वॉल आ रहा है, कितने पे 100 mm वॉल आ रहा है। तो मेरा एक तरीका हो गया कि टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूशन के साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया और चीज़ें आसान हो गई। ठीक है, तो आपको हर एक स्टेप पे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है। मैं जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बता रहा था तो गूगल अर्थ डाउनलोड करने बोला था, कितने लोगों ने किया गूगल अर्थ डाउनलोड? ओके, तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो जा करके कर लेंगे, और जिन लोगों ने गूगल अर्थ डाउनलोड कर लिया है मैं कुछ दिन के बाद में बताऊंगा कि उसमें हम लोग एरिया और उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक मतलब आप मान लो यार कहीं भी हो, आप दिल्ली में बैठे हो या फिर हो सकता है आप USA में बैठे हो, कहीं भी हो सकता है ना। अब उसके बाद में आपके पास काम आ रहा है किसी भी साइट का, तो उस साइट का जो कैचमेंट होता है, उस साइट का जो स्लोप होता है, वो आप लोग गूगल अर्थ के थ्रू चेक कर सकते हो। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी इतना हेल्प कर रहा है तो उस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और इसमें किसी का डाउट, आपका डाउट क्लियर हुआ विवेक? ओके, ये वाली जब लिंटर बीम कास्टिंग करेंगे तो डोर और विंडो के लिए डिडक्शन आएगा वहाँ पे? बिल्कुल, जैसे डोर और विंडोज़ के लिए जो रिडक्शन आता है, ये हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले तो पूरा हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम लोग ये 1 लाइन ब्रिक वर्क किया हमने, तो 1 लाइन ब्रिक वर्क यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा कैलकुलेट कर लूँगा ओवरऑल। उसके बाद में मैं डोर का रिडक्शन कर दूँगा। लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, जस्ट लाइक ये 1.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर लेंथ हो गया। हाइट मेरा 0.1 क्योंकि 100 mm का है,
और उसके बाद इसका जो विथ है वो कितना 100 mm और 200 mm जैसा वॉल आ रहा है, उसके हिसाब से फिर ये डिडक्शन हम लोग उसमें कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, ओवरऑल पूरे के कैलकुलेशन, फिर उसके बाद डिडक्शन के लिए हम लोग उसका अलग कैलकुलेशन करेंगे, देन उसके बाद फिर माइनस कर लेंगे, तो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ओके, और इसका कुछ क्राइटेरियाज़ है जो हम लोग ओपनिंग्स में देते हैं कि कितना ओपनिंग होता है तो कितना रिडक्शन किया जाता है। वो सारा का सारा जो क्राइटेरिया ना अभी आगे आने वाले जो क्लासेस होंगी उसमें आप लोग और अच्छे से समझोगे। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज़ होता है, प्लास्टर में भी हम लोग कुछ क्राइटेरियाज़ देते हैं और ब्रिकवर्क में भी कुछ क्राइटेरिया होती है। ठीक है, ओके, एनीवन और किसी को डाउट है? लिंटल बीम की शटरिंग जब लगाएंगे, हाँ डोर और विंडो के नीचे तो बिल्कुल शटरिंग लगेगी, तो उसका एडिशन होता है। जैसे हमने अभी तक यहाँ पे क्या किया, ब्रिकवर्क में डिडक्शन कर रहे थे, तो जब हम लोग शटरिंग के कैलकुलेशन करेंगे ना लिंटल बीम के लिए, तो जब हम यहाँ पे नीचे में लगाएंगे तो नीचे में तो लगेगा ही ना शटरिंग, तो इसमें करेंगे एडिशन ऑफ शटरिंग फॉर द डोर्स एंड विंडोज़। आपका यहाँ पे जो विंडो आ रहा है यहाँ पे भी एडिशन होगा, तो उसको हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पे कितना शटरिंग आ रहा है, और उसके बाद हम लोग उसको ऐड करके फाइनल शटरिंग का वैल्यू उसमें लिखेंगे। ओके, एंड एनीथिंग भाई, जो भी डाउट होगा यहीं पे क्लियर करके जाओ घर। ओके, देखो इट इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू, और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ये लगभग हर जगह फॉलो होता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि भाई देखो प्लिंथ लेवल की हाइट 900 है, नहीं तो 900 ही दे, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है ना। पता चल रहा है कि उसका रोड लेवल काफ़ी नीचे है, पानी भी भरता है तो थोड़ा ही 100 mm तक जा पाता है, तो इतना ज़्यादा दे करके उसका जो हम लोग फीलिंग वहाँ पे देने वाले हैं, जो उसमें मुरुम वगैरह लगेगा उसका कॉस्ट, जो हमारे यहाँ पे ब्रिकवर्क लगेगा उसका कॉस्ट, वो क्यों बढ़ाना। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो हाइट होगी वो कम हो जाएगी। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी हाइट कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अगर मैं मेरे ही घर की बात करूँ, अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे मैंने 600 mm की हाइट दिया है प्लिंथ का, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं था, पहले से वहाँ पे कास्टिंग हो चुका है पूरे रोड का। अगर इन फ्यूचर वहाँ पे देखो नाली तो बन ही रहा है साइड में, अगर इन फ्यूचर क्या होता है कि बरसात भी होती है तो उतना हाइट में जाता ही नहीं पानी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं था, तो मैंने 600 mm पे उसको कंप्लीट कर दिया। तो 300 mm पे मेरे को यहाँ पे जो फीलिंग आ रहा था, मुरुम एक्स्ट्रा लगने वाला था और जो भी चीज़ें थी, वो तो पैसा बच रहा है ना, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और इसी को मैं बोल रहा था क्या कि भाई हम लोग तरीका चेंज करेंगे हमारा कॉस्ट कम करने का, तो तरीका यही था, एक तरीका हो गया। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपको इंटरव्यूज़ में पूछा जाए कि ऐसा कोई मुझे तरीका बताओ जिससे मैं बिल्डिंग का कॉस्ट कम कर सकूं, तो सबसे पहला तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तरीका ये होता है कि भाई देखो हमारे पास जितना एरिया है, तो हमको पता है कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल के नीचे में भी कुछ चीज़ें हम लोग मतलब परफॉर्म करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, जिसके वजह से खर्चा ज़्यादा बैठता है। अब ऊपर में जो भी हम लोग फ्लोर्स डालेंगे उसका खर्चा कम आएगा मटेरियल का, तो ऊपर में जब अगर खर्च कम आना है तो हम लोग एक मतलब सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाने के बजाय, सिंगल स्टोरी अगर मान लो आप 4 BHK बना रहे हो, उसके जगह पे आप 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाओ 2 BHK का, उसमें उनका कॉस्ट रिडक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो हम सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला यही कह रहा है नहीं मुझे एक सिंगल स्टोरी ही बनाना है, तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग इसमें कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बोला क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर रहा हूँ हाइट को। ओके, ठीक है, एनीवन? तो कल हम लोगों का साइट विजिट रहेगा, टाइम पे एकदम आना है, सब लोग शूज़ पहन के आएंगे। ठीक है, लेके जाऊंगा आपको कल नहीं, यहाँ आएंगे, वेस्ट वगैरह कल पहनना है, हेलमेट रहेगा, हेलमेट पहनोगे आप। ठीक है, मेजरिंग टेप आप लेके आओगे, और उसके बाद हम लोग जो अभी शटरिंग वगैरह कर रहे थे ना, उसको कल जा कर के देखेंगे। लेवल पाइप का भी देखना है हमको, तो लेवल पाइप से हम लोग लेआउट में भी कैसे वर्क करते हैं, लेवल पाइप से हम लोग लेवल ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, और साथ ही जो भी हम लोग शटरिंग दे रहे थे स्लैब वगैरह में, वो कैसे दिया जाता है, वो हर एक चीज़ वहाँ पे देखेंगे साइट में। ठीक है, डीपीसी में कंक्रीट ही यूज़ होता है, बिल्कुल। खास इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। मेन चीज़ क्या है कि हम लोग जो डीपीसी की है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो कंक्रीट है दैट इज़ अ वाटरप्रूफ मटेरियल, और ऊपर में जो हमने बिटुमिन का कोट कर दिया, तो उसके हिसाब से पूरा फुल वाटरप्रूफ हो जाता है, तो उसमें ऊपर में फिर कैपिलरी एक्शन के थ्रू नहीं जाता है। ठीक है, हाँ, डैम्प प्रूफ कोर्स डैम्पनेस को रोकता है।
ग्रेड क्या रहेगी डीपीसी की? कंक्रीट ग्रेड क्या है? ग्रेड क्या रहेगी? डीपीसी का जो ग्रेड होता है हम लोग M10 प्रोवाइड करते हैं, M10 M15, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ आपको, ये सारा का सारा जो है इंटरव्यूज क्वेश्चन बनते हैं। फुटिंग में हम लोग कौन से ग्रेड का कंक्रीट देते हैं, डीपीसी में कौन से ग्रेड का होता है, कॉलम बीम में कौन से ग्रेड का हम लोग दे सकते हैं। देखो जो ग्रेड चेंजेस होता है, जैसा यहाँ पे आपको फुटिंग में है, फुटिंग में मैक्सिमम M15 ही यूज़ होता है, आप कहीं भी जाके देखो। लेकिन फुटिंग में अगर RCC का केस आ गया, कहीं कहीं पे होता है कि वहाँ पे अगर आपका बेसमेंट बन रहा है तो RCC की फ्लोरिंग भी लगती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, फिर ग्रेड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है, जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर होगा वो आपको ये भी चीज़ें बताएगा कि वहाँ पे कौन सा ग्रेड का मटेरियल यूज़ करना है। जब हम स्टैडप्रो पे वर्क करते हैं ना, तो वहाँ पे हम ग्रेड डिफाइन करते हैं, उसमें हर एक चीज़ ग्रेड के हिसाब से स्ट्रेंथ आता है। तो वो जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो पता चलता है कि कितना लोड वो जो ग्रेड का कंक्रीट है वो वियर कर पा रहा है, इंक्लूडिंग बार्स। आप बार भी देखते हो तो उसमें FE 500 FE 550 आता है, तो वहाँ भी उसका एक अलग स्ट्रेंथ होता है। अभी तो सब जगह पे FE 500 FE 550 चल रहा है, कहीं पे अभी 440 वाला यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल पढ़ेंगे। RCC के पार्ट्स में आपको जो है ना, जैसे अभी चल रहा है बार बेंडिंग शेड्यूल का पार्ट चल रहा है, तो कितना कटिंग लेंथ आता है, क्या आता है, वो सब चीज़ रहेगा। उसमें डिज़ाइनिंग के पार्ट नहीं होते, क्योंकि डिज़ाइनिंग एक अलग ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। और मेन चीज़, आप जब कभी भी जाओगे साइट में तो आपको डिज़ाइन नहीं करना है, डिज़ाइन सारा का सारा आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होता है वो किया होता है, ओके। उस टाइम के लिए मैं बोलूँगा कि आप स्टैडप्रो सीख जाओ। स्टैडप्रो, जब आप स्टैडप्रो सीखोगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोर्स है, तो उस कोर्स में स्टैडप्रो के साथ में आपके पूरे जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है उसको डिफ़ाइन किया है टोटल, ठीक है। तो जो डिज़ाइनिंग का पार्ट अगर आप सीखना चाहते हो तो स्टैडप्रो सीखो, और मैं तो बोलूँगा कि सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आप जब कभी भी कंस्ट्रक्शन फर्म ओपन करते हो तो ये जो भी आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कराते हो ना, उसका इतना पैसा लगता है, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं इससे पहले जिस प्रोजेक्ट में था, जैसे मैंने बताया इंपीरियल हाइट्स मेरा प्रोजेक्ट था, तो वो 17 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और ये जो आपको जो ड्राइंग वगैरह जो मिला है ना, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल पार्ट, ये आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। उन्होंने फर्म से डिज़ाइन कराया था और पूरे प्रोजेक्ट का 2% कॉस्ट हुआ था, दैट इज़ 34 लाख रुपीज़। तो आप समझ लो 34 लाख रुपए आपको देने हैं कि बचाने हैं, ठीक है। आप स्टैडप्रो सीख जाओगे यार, कुछ हज़ार ही खर्च होते हैं, एक बार सीख गए खुद ही डिज़ाइन करोगे, और उसके बाद अपनी टीम हायर करो, टीम रखो वहाँ पे, 1 महीने में सीख जाते हो। वो एक्चुअली हमारे ऐप में है अभी। नहीं, आप वो जो अभी जो 1 महीने का आप ACP कोर्स सीख रहे हो ना, आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी प्रोसेस, दैट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल, नॉट स्ट्रक्चरल, ओके। उसमें आपको आर्किटेक्चरल फर्म कैसे ओपन करना है, आर्किटेक्चरल फर्म में कैसे काम किया जाता है, वो हर एक चीज़ सिखाएंगे आपको। लेकिन ये चीज़ नहीं सिखाते कि भाई स्ट्रक्चरल का डिज़ाइन कैसे होता है, उसका एक अलग ही है।